सोनपुर गांव के अपने आंगन में वीरू अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का नट कस रहा था। शाम का अंधेरा उतर रहा था। आसमान में धुंध उभर रही थी। शहर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकलना था, इसलिए उसके मन में बेचैनी भी थी और उम्मीद भी। तभी कमरे से उसकी मां बाहर आई। बेटा वीरू, आज रात मत निकलो। अंधेरा घिर रहा है और तुम जानते हो जंगल वाले रास्ते पर परछाई निकलती है। वीरू हल्का सा मुस्कुराया। अरे अम्मा, फिर वही पुरानी बातें। ये परछाई वरछाई कुछ नहीं होती। काम के लिए निकलना जरूरी है, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। बेटा, तुम्हारे दादू भी यही गलती कर गए थे और वो रात को ही निकले थे, फिर कभी नहीं लौटे। अम्मा बस करो, इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक रहूंगा। यह कहकर वीरू निकल पड़ा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। गांव के बाहर जंगल के मोड़ पर उसकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। ये क्या मुसीबत है यार। वीरू झुंझलाया। बारिश तेज थी। मजबूरी में वो मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करके एक पुराने छप्पर के नीचे जा खड़ा हुआ। उसी समय कच्चे रास्ते पर से ऑटो की लाइटें चमकी। ऑटो रुकती है। अंदर से उसका गांव का जान पहचान वाला कैलाश उतरता है। अरे वीरू, तू यहाँ इस हाल में, इतनी रात और ये घनघोर बारिश। वीरू ने सब बताया। कैलाश बोला, चल बैठ जाओ ऑटो में, मैं तुझे शहर छोड़ देता हूँ। ये रास्ता रात में ठीक नहीं है। वीरू तुरंत ऑटो में बैठ गया। बारिश और अंधेरा दोनों उनके सफर का हिस्सा बन चुके थे। कैलाश भाई, गांव वाले इस रास्ते पर परछाई की बातें करते हैं, सच है क्या? कैलाश हंसा। तू भी ना, कितनी बार आया हूँ इधर, कभी कुछ नहीं देखा। बस गांव वालों का वहम है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। बारिश और घनी होती जा रही थी। कैलाश ने पहाड़ी मोड़ पर बनी एक पुरानी ढाबेनुमा सराय के पास गाड़ी रोकी। आज रात यहीं रुकते हैं। तू भी थका हुआ है, मैं भी। सुबह निकलेंगे। वीरू को कुछ अजीब लगा, फिर भी दोनों अंदर गए। अंदर धुंधली रोशनी और एक अजीब सी गंध थी। सराय का मालिक धीमी आवाज में बोला, साहब, रात जागने की होती है, सोने की नहीं। पर आप लोग मेहमान हैं, कमरा मिल जाएगा। वीरू असहज हुआ। ये क्या अजीब बातें करता है भाई? कैलाश बोला, छोड़ यार, मजाक कर रहा होगा। दोनों कमरे में जाकर सोने की कोशिश करते हैं। वीरू को नींद आते ही एक भयानक सपना आता है। वह खुद को एक वीरान घाट पर खड़ा पाता है। नदी काली थी, पानी में हलचल थी। अचानक पानी से आवाज आती है, वीरू, नीचे आ, मेरे पास आ। वीरू डर कर पीछे हटता है। तभी एक अदृश्य ताकत उसे नदी की ओर घसीटने लगती है। वह चीखता है और उसी पल कैलाश उसे झकझोर कर जगाता है। क्या हुआ? तू सपने में ही चिल्ला रहा था। वीरू पसीने में भीगा हुआ था। कैलाश भाई, चलो यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश ने बहुत मना किया, लेकिन वीरू जिद कर बैठा। दोनों रात भर जागते रहे और सुबह होते ही सराय से निकल पड़े।
शाम होते होते वे एक और गांव पहुंचे, माटीपुर। गांव सुनसान था, सन्नाटा गहरा। अचानक एक बूढ़ा उनके पास आया। रात को बाहर मत घूमो, यहाँ सब दिखाई देता है पर असल में कुछ होता नहीं। वीरू ने उससे रुकने की जगह मांगी। बूढ़ा उन्हें एक पुराना कमरा दिखा देता है। कैलाश लेटते ही सो गया, लेकिन वीरू को बेचैनी थी। रात के आधे पहर में किसी की कांपती आवाज आई। कोई है, मेरी मदद करो। वीरू बाहर गया, पर कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो वापस लौटा, कमरा गायब। वह उसी घाट पर खड़ा था, वही सपना वाला नदी किनारा, और सामने परछाई अपने असली रूप में, काली लंबी धुएं जैसी आकृति, बिना चेहरे, सिर्फ लाल धधकती आंखें। कौन हो तुम? वीरू कांप गया। परछाई गहरी आवाज में बोली, अरे मूर्ख, ये सब तेरे कैलाश का खेल है। वह मेरे लिए शिकार लाता है और आज उसका शिकार तू है। वीरू चीखते हुए बोला। कैलाश ऐसा क्यों करेगा? परछाई हंसी। क्योंकि वह अब मेरा दूत है। अगला लाने तक जिंदा रहता है, फिर नया शिकार, नया साथी। परछाई ने हाथ बढ़ाया। वीरू जमीन से ऊपर उठने लगा। चीख, हवा, अंधेरा, और अगले ही पल वीरू गायब। कैलाश अगले दिन ऑटो लेकर नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब असली शुरुआत होगी।